रंजीत भाटी जी, श्री परवेश भाई जी, परवीन चौधरी ग्राम नीमका से, श्री के कहने के बाद आज यहाँ पर उनका प्यार है जो दोबारा से हमें यहाँ पे खींच के लाया है। विशेषकर युवा वर्ग ने इस बार कहा कि एक बार हम एक और आयोजन दोबारा से करना चाहते हैं और ये दर्शा रहा है कि पूरे क्षेत्र में आज कैसा वातावरण है, आज पूरे देश में किस तरह की मोदी जी की लहर है और मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बड़े बहुमत से सरकार बनने जा रही है। संदर्भ में आज हमारी युवा टीम ने कार्यक्रम। अरे जी आप बहुराम बोल जो पीछे खड़े हुए हैं वो बंधु कृपया अपना अपना स्थान ले लें, बैठ जाए। हमारी जो मुरैना की युवा टीम है उन्होंने हमारे बीच में हमारे नेतागण लोकसभा से भी होगी, अपने विचार रखेंगे। वो भी सिद्ध होगा 400 से अधिक सीटें लेकर एनडीए की तो भाजपा की शुरुआत है आज के इस आयोजकों द्वारा, पूरे गांव द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा। भाई विजेंद्र जी, चौधरी भंवर जी, राजपाल मास्टर जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजवीर जी, सुंदर जी, ताऊ गिरिराज जी, लेखराज जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। चाचा संतू जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। परवीन अग्निहोत्री, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, मेरे साथ खड़े हैं। श्री यश जजोरिया जी हमारी पार्टी से हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। नरेश अग्रवाल जी बड़े सीनियर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और युवा नेता जतिन तंवर, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। लाला संतोष जी सेक्टर 16 से आए हुए हैं, कृपया मुझे नाम लिख के दे दें, ऐसे बोलते रहेंगे तो रह जाएंगे। और अभी हमारे बीच में जैसा मुझे आदेश हुआ है, सुमेर चंदीला जी हैं, वो अपने विचार रखें और हमारे रागनी जो गा रहे हैं बड़ी मधुर से, वो बीच में बता रहे थे अभी बड़ी सांस्कृतिक उन्होंने जिक्र। ये जो सामने ठगबंधन बना हुआ है, जो लोग सत्ता हत्याना चाहते हैं, आपस में समझौते करते हैं, कुछ भी नहीं मिलता, न विचार मिलते, ना आचार मिलते, ना कुछ नहीं मिलता, फिर भी एक साथ खड़े हैं। कैसे ही सत्ता सीन हो जाए, सत्ता के तो बनाना है, भारत को सबसे शक्तिशाली देश बनाना है। और एक तरफ केजरीवाल जी अपने घर में बुला करके अपनी ही सांसद को अपने ही गुंडों से पिटवाते हैं, बेरहमी ऐसे है, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं और हमारी संस्कृति महिलाओं का सम्मान करने की है। इसीलिए मैं अब निवेदन करूंगा सुमेर चंदीला जी से, कृपया वो आए और अपने विचार रखें। सुमेर चंदीला जी। जितने भी लोग बाहर से आए हुए हैं और गांव वासियों, चौधरी किशनपाल गुर्जर ने विधानसभा का सत्र चालू करा है। गांव फर्स्ट नंबर पर रहेगा हमारा, और हम तो गांव तो मंत्री जी का है और किसी का नहीं है, कोई कुछ भी कहता रहो। और ये बाहर की सरदारी नहीं है, पूरे गांव की सरदारी हमारी जितने बैठे लोग ये। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग इस बात को जानते हैं, जितने भी वोटर हैं वो भी जानते हैं, जिनकी वोट अभी बनी नहीं है वो भी जानते हैं कि भी है। और फरीदाबाद में चौधरी कृष्णपाल क्यों जरूरी है, ये बताने के लिए हमारे बीच में हमारे युवा नेता चौधरी देवेंद्र, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने कैसे फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी में लाए और उसका स्मार्ट सिटी के द्वारा भारत, और अपने विचार रखें। चौधरी देवेंद्र जी। आदर और सम्मान के योग्य हमारे बीच में मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव रहे और पूर्व में फरीदाबाद भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष रहे मेरे बड़े भाई अजय गौड़ जी, मंचासीन गांव बुढ़ैना की समस्त
सरदारी, मेरे आदरणीय बुजुर्ग और मंच के सम्मुख उपस्थित सभी मेरे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी और प्यारे बच्चों, मुझसे पूर्व हमारे पूर्व पार्षद सुमेश चंदीला जी ने अभी बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद केंद्र में मोदी जी की सरकार और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल जी की सरकार बनने के बाद किस तरह से इस ग्रेटर फरीदाबाद क्षेत्र का विकास हुआ, उसमें कुछ बिंदु हैं जिनके ऊपर आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, 2014 से पहले आपके गांव में आने के लिए हमें रोजाना सुबह शाम ये खेड़ी के पुल के जाम से सामना करना पड़ता था। अंग्रेजों के समय के बने हुए वे पुल जो जर्जर हालात में पहुंच चुके थे और पूरा क्षेत्र या तो तिगांव के अंग्रेजों के समय के पुल से या खेड़ी के पुल से, उससे हमें होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से जब केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आपने यहां से सांसद चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को चुना, तो इन दोनों नहरों के ऊपर एक नहीं दर्जनों पुल, जिसमें सेहतपुर का पुल हो, एतमादपुर का नया पुल हो, मवई का नया पुल हो, खेड़ी के पुल के साथ नई 4 लेन और बनाने की बात हो, सेक्टर 17 का पुल हो, सेक्टर 8 का पुल हो, बड़ौली का पुल हो, चंदावली का पुल हो, एक नहीं दर्जनों पुल इस क्षेत्र को शहर से जोड़ने के लिए, इस ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ने के लिए और इस जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अगर वो किसी ने आपके लिए बनाए तो वो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने बनाए। इस क्षेत्र के विकास के लिए चाहे आज खेड़ी पुल से मझावली तक की सड़क जो 108 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई है, तिगांव रोड को 4 लेन करने की बात हो, हमारे लिए बिजली की व्यवस्था करने की बात हो। और देखिए, बिजली के विषय में एक बात जरूर करना चाहता हूं कि 2014 से पहले हमारे इन गांवों में बिजली कितनी आती थी। हमें वह दिन भी याद है कि गांव में 8 घंटे से अधिक कभी बिजली नहीं मिलती थी। दिन में अगर बिजली आती थी तो रात को नहीं आती थी, और रात को दी गई तो दिन में कट रहेगा। और वो 8 घंटे में भी होता क्या था कि कोई पावर कट होते थे, उस पावर कट के बाद कभी फॉल्ट हो जाते थे, और फॉल्ट ऐसे होते थे क्योंकि लाइनें 50-50 वर्ष पुरानी थी, जर्जर लाइनें थी। उन लाइनों को ना तो बदलने की किसी की सोच थी, ना बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने की सोच थी। और देखिए, दुर्भाग्य की बात क्या है कि 2014 से पहले जब गांवों को 8 घंटे बिजली मिलती थी तो उस समय हरियाणा के बिजली के मंत्री वो हमारे फरीदाबाद में रहते थे, इसी क्षेत्र में रहते थे। यहां से पूर्व में 4-4 बार विधायक भी रहे। बिजली मिलती थी 8 घंटे, बिजली मंत्री हमारे फरीदाबाद के। और आज जो वही बिजली मंत्री उस समय के हमारे सामने इस लोकसभा में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आए हैं, लेकिन गांवों को भी 24 घंटे बिजली मिले, ये सोच अगर किसी ने रखी, गांवों में बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ये परिवर्तन अगर किसी ने किया तो वो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया कि गांव के लोगों को भी शहर की तर्ज पर 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। वरना पूर्व में तो बिजली मंत्री यहां रहते थे, बिजली हमें मिलती नहीं थी। हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए आपके सांसद के माध्यम से आज देखिए, दिल्ली से फरीदाबाद आने के लिए और यहां से दिल्ली से मुंबई वाले एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए आज हमारे लिए कालंदी कुंज से एलिवेटेड पुल बनकर आ रहा है। इस हाईवे से फरीदाबाद के लोग यहां से दिल्ली जाने के लिए, काले खां सराय के लिए, आश्रम के लिए केवल 15 मिनट का समय लगेगा और 2024 में ये हाईवे बनकर तैयार होगा। केवल इस हाईवे की बात नहीं है, आज ग्रेटर नोएडा से जोड़ने के लिए मझावली के पुल के निर्माण की बात हो, आने वाले समय में
हमारे इस शहर के लोग जो जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है उसका उपयोग कर सकें, तो सेक्टर 64 से एक ग्रीन एक्सप्रेसवे सीधा ताज एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए उसके ऊपर आज काम चल रहा है। और इसी तरह से हमारे लिए हमारे हाईवे की बात करें, मथुरा रोड की बात करें, तो बॉर्डर से बल्लभगढ़ तक पहुंचने में आज केवल 10 से 12 मिनट का समय लगता है, जो पूर्व की सरकारों में एक घंटे 1.5 घंटे में हम पहुंचते थे। पलवल का आप देखिए, पलवल का कैसा कायाकल्प हुआ है। पलवल में निकलने के समय हमेशा ये चिंता सताती थी कि हम यहाँ से गुजरेंगे तो जाम में फंसेंगे, लेकिन पूरे पलवल के हाईवे को एलिवेटेड करने का काम किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने किया। तो यूनिवर्सिटी लाने की बात हो, 1000 करोड़ की बनकर तैयार हुई है, वो केंद्र की मोदी जी की सरकार के माध्यम से हमारे क्षेत्र को मिली। हमारे लिए कॉलेजों की व्यवस्था की बात हो तो हमारे गांव के नचौली में, बल्लभगढ़ में, मोहना में, पलवल बड़ौली में, हातीन में, हर विधानसभा क्षेत्र में हमारी बेटियों के लिए नए कॉलेज बनाने का काम वो हरियाणा की सरकार ने किया। तो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हमारी सीमाओं की सुरक्षा की बात, इन हर पहलुओं पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने और हरियाणा की सरकार ने ध्यान दिया। फ्री का अनाज 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था अगर किसी ने करी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हुई। आज 1000 से जो पेंशन हरियाणा में 3000 हुई है, इन 10 वर्षों में 2000 रुपए पेंशन बढ़ाई गई। और जब कांग्रेस का समय था तो 2004 से लेके 2014 के 10 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने केवल 700 रुपए पेंशन बढ़ाने का काम किया। तो जब भारतीय जनता पार्टी का समय आया तो पेंशन उनसे 3 गुना ज्यादा बढ़ाई गई। और केवल पेंशन की बात नहीं है, हर गरीब के स्वास्थ्य की अगर बात हो, उसके बारे में चिंता अगर किसी ने की है तो वो मोदी जी की सरकार ने करी है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत हर गरीब परिवार को 5 लाख का फ्री में बीमा योजना, जिससे वो अपने परिवार का इलाज करा सके। ऐसी सोच अगर कोई रखते हैं तो वो देश के इस कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। देखिए, देश की अगर बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की बात हो या धारा 370 हटाने की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी का कुछ संकल्प था कि जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो हम कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे। और जब धारा 370 हटाई जा रही थी, उसके को हटाने के लिए लोकसभा में जब मतदान हो रहा था तो उस मतदान में देश के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने सांसद थे उन सब ने मतदान किया। उसी में आपके सांसद ने भी मतदान किया, लेकिन वो मतदान में जब आपके लिए धारा 370 हटाई जा रही थी जम्मू कश्मीर से, तो उसमें आपके सांसद का जो योगदान था उसके पीछे अगर किसी की ताकत थी तो वो इस क्षेत्र के लोगों की थी, जिन्होंने उन्हें चुनकर इस संसद में भेजा था। हमने 500 वर्षों तक राम मंदिर का इंतजार किया। पूर्वज इस दुनिया को अलविदा कह गए ये सो देखते देखते कि एक दिन हमें एक भव्य राम मंदिर देखने को मिलेगा। लेकिन होता क्या था कि राम मंदिर की जब पैरवी सुप्रीम कोर्ट में जब चल रही थी तो कांग्रेस के एक नेता जो सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील भी हैं, वो अपने साथ 22 बड़े वकीलों को लेकर खड़े हो जाते थे तो किसी तरह से राम मंदिर बनने से रोका जाए। लेकिन ये मोदी जी का संकल्प था कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बने और 22 जनवरी को वो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ वो संकल्प भारतीय जनता पार्टी का पूरा हुआ। और वो भव्य राम मंदिर जो हमारी एक सोच थी कि हमारे जीवन काल में एक राम मंदिर हमें देखने को मिले, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने 500 वर्ष इंतजार किया, वो भव्य राम मंदिर इस 22 जनवरी को बनकर तैयार हुआ। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और हमें वो दिन याद रहेगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये दिन देखने को मिला कि पूरे देश में
किस तरह से दिवाली मनाई गई थी 22 जनवरी को। हर एक माता ने, मेरी बहन ने अपने घर में दिया जलाया था, मेरे भाइयों ने, बुजुर्गों ने, कोई पीछे नहीं था, क्योंकि ये सपना था जो मोदी जी ने हमारा साकार किया। और केवल एक राम मंदिर की बात नहीं है, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को देख लो, महाकाल के मंदिर को देख लो, और यहां तक कि अबू धाबी जैसे देश में जो एक मुस्लिम बाहुल्य देश है, वहां पर भी हमारे भाई बहनों के लिए एक मंदिर होना चाहिए। वहां पर एक मंदिर का निर्माण कराकर हमारे भाई बहनों को समर्पित करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो देश को आर्थिक दृष्टि से आगे ले जाने की बात हो, सांस्कृतिक दृष्टि से हमारी धरोहरों को बचाने की बात हो, या देश को की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात हो, देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की बात हो, हरियाणा की सरकार ने, देखिए आज हमारे युवाओं को नौकरियों की अगर बात आती है तो बिना खर्ची और बिना पर्ची के आज नौकरी अगर मिलती है, ये परिवर्तन अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने किया। पहले नौकरी किसको मिलती थी? जिसकी नेताओं और अधिकारियों से सांठगांठ होती थी। आज काबिल बच्चे जो मेरिट पे आते हैं, जो मेरिट में आगे होते हैं, उनको नौकरियां मिलती हैं, बिना किसी जुगाड़ के मिलती है, बिना किसी खर्ची पर्ची के मिलती है। तो ऐसी अनेकों योजनाएं, अगर योजनाओं की बात करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो मैं तो आज आपसे केवल ये निवेदन करने आया हूं कि ये आप लोगों का प्यार है जो बार बार हमें खींचकर गांव में लेकर आता है। तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग एक बार फिर से इस आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी कृष्णपाल जी को एक बार फिर से यहां से मिले, तो आप इस 25 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहां से भारी मतों से विजयी बनाए, जिससे कि केंद्र में एक बार फिर से जो पूरे देश की सोच है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और मोदी जी का जो संकल्प है इस राष्ट्र के निर्माण में आप भागीदार बने, और 2047 तक जो उनकी सोच है कि हम इस देश को उस दिशा में ले जाएं कि एक विकसित भारत बने, उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस बार आप लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार पुनः आप सबका आभार प्रकट, विशेषकर गांव की समझ सरदारी का, मेरे आदरणीय बुजुर्गों का, मेरे युवा साथियों का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पर आकर अपनी बात रख सकूं, और आप लोगों के ने जो मान सम्मान दिया है, मेरे आदरणीय बुजुर्गों ने, मेरे साथियों ने, मेरी माताओं बहनों ने, उसके लिए भी आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं। और सभी मेरे साथ एक बार मिलकर कहेंगे, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बड़े ओजस्वी विचार, और जो भारत की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, चौधरी कृष्णपाल जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो जो काम किए हैं उनका विस्तार से बता रहे थे। लेकिन काम इतने हुए, अगर सवेरे से शाम तक या अब से और सवेरे तक गिनाए जाए तो काम पूरे नहीं होंगे। तो मैं ये कहूंगा कि एक तरफ तो वो लोग हैं जिनकी मम्मी और जिनकी सरकार, राहुल गांधी की मम्मी और उनकी सरकार राम मंदिर का विरोध करती थी। अखिलेश के पापा जी गोली चलवाते थे राम भक्तों पर, और केजरीवाल की नानी को राम विरोध के सपने, मंदिर के सपने आते थे। एक तरफ वो लोग हैं जो भव्य मंदिर का निर्माण कराते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं। हाँ, और मैं अब सुभाष चंद्र सेठ जी से निवेदन करूंगा, एक बार वो देवेंद्र चौधरी जी का मुकुट पहनाकर स्वागत करना चाहते हैं, फिर हम अपने बड़े ही मजबूत नेता हमारे अजय गौड़ जी के विचार सुनेंगे। के उनका स्वागत किया जा रहा है। चांदी का मुकुट
माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई देवेंद्र चौधरी जिंदाबाद, भाई देवेंद्र चौधरी जिंदाबाद, अजय घोष, नरेंद्र गुप्ता जी जिंदाबाद। हमारे बीच में हम चुनावी सभा के कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर आदरणीय फरीदाबाद के विधायक आदरणीय नरेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय भाई सुमेश चंदीला जी, बाबा भरता जी, बलजीत जी, सतपाल नरवत जी, मास्टर जगदीश जी और रणजीत भाटी जी आज नीचे बैठा रखे। पता नहीं बाबा भरता की कुछ लड़ाई हो रखी थी आपस में। आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आप न्यारे न्यारे क्यों बैठे हो? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाटी साहब, आ जाओ। सारी हमारे भाई विनोद जी, भाई कप्तान जी, सारी हमारी युवा टीम, फिर नाम लूंगा तो कोई छूट जाएगा। हमारे भाई देवेंद्र चौधरी जी, यशराज जाजौरिया जी, नरेश अग्रवाल जी। भाई देखो ये जोड़ी है बुढ़ेना की, बाबा भरता और रणजीत भाटी। ये न्यारे न्यारे अच्छे नहीं लगते, कोई बात नहीं, मनी तो नहीं मिल रहे, दिल तो मिले हुए हैं। सारी हमारी युवा टीम और मातृशक्ति, आप सब लोग क्यों आए हो? बोलो, क्यों आए? वैसे ही आ गए? सुनने आए हो या कुछ कहने भी आए हो? सुनने ही आए हो, कहने नहीं आए? कहने के लिए कुछ बाकी नहीं है। चलो, कहने के लिए बाकी नहीं है। कहना तो 5 तारीख के लिए ये कह रहे हैं 5 तारीख के बाद में कहेंगे जी। मोदी जी ने जो काम किए हैं कहने की छोड़ी नहीं है। वोट देने के बाद नहीं नहीं, कहना भी चाहिए, कह सकते हो, आपका अधिकार है। क्योंकि मुझे पता है कि बुढ़ाना गांव के सारी सरदारी हमारे बीच बीच में कहती रहती है। चलो मैं अब फिर अपनी कह लेता हूँ। हम आपके पास 25 मई को जो लोकतंत्र का महापर्व है, उसके लिए आपसे निवेदन करने के लिए आए कि आप हमारी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा कि अब आपको विकास की बात हमारे भाई देवेंद्र जी ने करी और बची हुई नरेंद्र गुप्ता जी भी करेंगे। मैं एक दो बात करूं आपको, क्योंकि फिर इन्होंने रोड शो की भी तैयारी कर रखी है कि आज सारा जुलूस हमारा यहीं निकाल के भेजेंगे हम। आप 2014 में आपने एक मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। पिछले 10 साल में आपने देखा होगा कितने ऐसे मजबूत काम, जो वैचारिक संकल्प जो कभी नहीं पूरे हुए थे, उनको पूरा करने का काम अगले 10 साल में, पिछले में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। क्या कह रही हूँ मैं समझ में? दे देंगे आप, अब मैं, हमारी माताएं जो, सुनो माता जी, माता जी सुनो, 4 तारीख के बाद जो आपकी डिमांड है वो मुझे पहले पता, मैं पहले डिमांड है वो अगले 1 महीने में पूरी होंगी, काम होना शुरू हो जाएगा, मुझे सारी पता है। क्यों होगी? वो सारी पाइपलाइन में रणजीत भाटी जी ने और इन्होंने सारी नोट करा रखी है और वो हमने लगा रखी है। तो अगले 2 महीने में सारी पूरी होंगी। अगले इलेक्शन में जब ही आएंगे, जब ना तो फिर तुम हमारे कान पकड़ लिए। सीधी कह रहा हूं, और ना तो कतई नहीं आए। तो मैं इतना आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आपने 10 साल में, पिछले 10 साल में जरूर आपने अनुभव किया होगा कि एक मजबूत सरकार इस देश में काम कर रही है। धारा 370 हटी, भाई ने बताया कि भगवान राम का मंदिर बना, जबकि दूसरी पार्टी इस भगवान राम के मंदिर के लिए हमेशा सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपए खर्च करके वकीलों की फौज खड़ी करती थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस मार्ग को प्रशस्त किया कि भव्य राम मंदिर बने और भगवान सबको आशीर्वाद दें। धारा 370 हटी तो कश्मीर में जो सरकारें काम करती थी वो कहती थी कि धारा 370 नहीं, बारूद के ढेर पे अगर धारा 370 हटी तो कत्लेआम होगा।
लेकिन आप सबने देखा जब 370 हटी तो कत्लेआम तो बहुत दूर की बात है, कहीं चींटी भी नहीं मरी। क्यों नहीं मरी? इसलिए नहीं मरी क्योंकि उन्हें पता देश के दिल्ली में नरेंद्र मोदी बैठे हैं और देश की जनता के आशीर्वाद से मजबूत सरकार इस देश में काम कर रही है। पहले जम्मू कश्मीर में आप देखते थे कि सेना के ऊपर पत्थरबाजी होती थी। कोई सेना का अधिकारी आपके बीच में हो तो उससे पूछना। पहले जब कहीं दूसरी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से या चीन की तरफ से एक गोली आती थी तो सेना का कमांडर दिल्ली फोन करता था कि हमें इसका क्या जवाब देना है। दिल्ली से जवाब लेना पड़ता था। अगर आज पाकिस्तान या चीन से एक गोली आती है तो हमारी तरफ से 100 गोली में जवाब दिया जाता है। दिल्ली से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दिल्ली में आपके द्वारा चुनी हुई मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी जी के रूप में बैठी है। पहले कांग्रेस वाले कहते थे हम देखेंगे देखेंगे देखेंगे, देखते रहते थे। 5 साल का बस वो करते थे, हम अगले 5 साल में ये करेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहती है कि 2047 का भारत ऐसा भारत होगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2047 में हम रहे ना रहे, मेरा भारत रहेगा, मेरे भारत के लोग रहेंगे। 2014 से पहले 11वीं आर्थिक महाशक्ति थी, आज हम 5वीं आर्थिक महाशक्ति हैं और अगले 3 साल में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा, ये मोदी की गारंटी है। आज दूसरे देश प्रधानमंत्री जी के पैर छूते हैं। ये 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, ये ताकत है आपके एक वोट की। तो आपने अपने एक वोट की ताकत को, अगले 5 साल स्वर्णिम काल होंगे। सबसे बड़ा काम अगले 100 दिन में यूसीसी का, जो पूरे देश में रहने वाले नागरिक को एक समान, सबको 2 बच्चे 1 बीवी का कानून सबको बराबर मिले, वो कानून अगले 100 दिन का एजेंडा वो लागू होगा ताकि इस देश की और तरक्की हो। तो मैं इतना निवेदन करता हूं कि 25 मई को आपने अपने एक वोट, और आपकी वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को जाएगी तो आपको पता कौन प्रधानमंत्री बनेगा? नरेंद्र मोदी। ये पता है सबको, माताओं पता आपको। और कहीं दूसरी से कोई गलती दबा दी, कहीं भाटी जी कोई बात कह दे, ध्यान मत सुनियो मत, तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जब आपको ये पता है कि गलती से दूसरी तरफ जाएगी, नरेंद्र मोदी बनेंगे, तो गलती नहीं करनी है। 10 की 10 सीटें हैं। बाबा रणजीत भाटी जी सुनो, बाबा बर्तन कह रहे थे मेरे से कि बेटा कितनी जीतेंगे, मैं कहा 10 की 10 सीटें जीतेंगे और रोहतक की सीट सबसे पहले नंबर पे जीतेंगे, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा और उसका बेटा दीपेंद्र हुड्डा केवल वो अपने बारे में सोचते, अपने से बाहर सोचते ही नहीं। पिछली बार दोनों बाबू बेटा लड़े थे और जब रिजल्ट आया था दोनों हारे थे, रात में दोनों बैठ के रोए थे। अब की बार दोनों हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए अकेला लड़वाया बेटे ने, ताकि रात में एक रोएगा तो दूसरा पुचकारने वाला उसका बाप ना रोवे। तो निश्चित रूप से 10 की 10 सीटें जीतेंगे और आपके फरीदाबाद की सीट आपके आशीर्वाद से तीसरी बार चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी जीतेंगे और वो आप जिताओगे तो वो बनेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये देश तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। और इस देश आशीर्वाद दिया, युवा साथियों ने पूरा प्यार दिया, उस आशीर्वाद का, उस प्यार का पूरा सम्मान रखेंगे और गांव की जो बात है वो पूरी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देखो जोश नहीं है। अभी रंजीत भाई ने, भाटी जी ने और बाबा भट्टा की जो जोड़ी है, जो मेरे 15 साल से मैं इनसे मिलता हूँ, उन्हें पटका पहन के रंजीत जी ने बोला मैं कहीं नहीं गया ना कहीं जा रहा हूँ। तो वही पता चलना चाहिए बुढ़ाना गांव में कि इतना बढ़िया कार्यक्रम आपने किया है। भारत माता की जय, भारत
माता की ना हाथ में नहीं जाएगा, चिंता ना करो। मंच पर विराजमान आदरणीय देवेंद्र चौधरी जी, हम सबका जाना पहचाना हमारा छोटा भाई चौधरी कृष्णपाल जी के सपुत्र, सीनियर डिप्टी मेयर रहे आदरणीय अजय गौड़ जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, आदरणीय सुमेश चंदीला जी, आदरणीय ताऊ रतिराम जी, दादा कल्लू जी, बाबा भरता और रंजीत भाटी जी की जोड़ी, सत्य अम्बावता जी, जगदीश जी, पीटू भाई, हमारा कप्तान। मैं तो पहले सोच रहा था ये कहीं मिलिट्री में कैप्टन रहा था, पर ये कप्तान है। आदरणीय विदोर प्रधान जी, मलखान सिंह जी, अरुण चंदीला जी, प्रवीण नंबरदार जी, फरे सिंह चंदीला जी, विजयपाल जी, सज्जन गौतम, यशराम जजोरिया जी, मेरी मातृशक्ति, सभी मेरे बुढ़ाना की सरदारी। देखिए, मेरे से पहले भाई देवेंद्र जी ने और अजय गौड़ जी ने पूरे विस्तार से देश के बारे में और पूरे फरीदाबाद के बारे में बताया है। पर ये देखिए, हमारा ये व्यवस्था परिवर्तन का 10 सालों में जो काम हुआ है, उसके लिए हम आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं। एक समय था कि हमारे गरीब परिवारों को, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, 1000 की पेंशन के लिए भी नगर निगम के और पटवारियों के चक्कर खाने पड़ते थे। ये व्यवस्था परिवर्तन का काम है कि आदरणीय मोदी जी ने 42 करोड़ खाते जनधन के जीरो बैलेंस से खुलवाए। तो हम सब सोचते थे कि खातों का होगा क्या, जीरो बैलेंस से खाते खुल रहे हैं। तो देखिए, मेरी माता शक्ति बैठी है, उन्हें सम्मान निधि जो पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है, या अनेक तरह की जो सुविधाएं हैं। मेरे सभी गांव के वासी बैठे हैं, खेती की बहुत सी ज़मीन है, सीमांत किसानों को 2000 रुपये हर 4 माह बाद मिलते हैं। तो किसी को उन पैसों को लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, उनके खाते में घर बैठे सारे पैसे आते हैं। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 साल पहले तक हम रिक्शे से अपने बच्चों से कह के नगर निगम कार्यालय में धक्के खाते थे, कई बार जाना पड़ता था, तब वो पेंशन मिलती थी। तो इसको कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन। और ये आपने सुना भी होगा कि उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूँ तो नीचे 15 पैसे पहुँचते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि मैं 1 रुपया देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं कह रहा था कि व्यवस्था परिवर्तन ऐसे होता है कि मोदी जी कहते हैं कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो नीचे तक 1 रुपया पहुंचता है। और देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको आप सब जानते हैं, मोदी जी को, उनका भरा पूरा परिवार होने के बाद भी उन्होंने अपना परिवार 140 करोड़ को माना है। मुख्यमंत्री गुजरात के रहे, उनके घर में, गुजरात के मुख्यमंत्री के घर में उनके कोई सगे भाई भी कभी एंट्री नहीं थी। पेंशन जो हमारी सरकार ने की है, पहले 2014 में 1000 रुपये थी, वो 3 थी। 5 साल पहले मुझे यहाँ से आपने विधायक बनाया। 5 साल पहले, 10 साल से पहले जो सरकार थी, हर एमएलए को कोटा मिलता था कि 5 सिपाही लगाने हैं, 5 पटवारी लगाने हैं, 1 तहसीलदार लगाना है। वो पर्चियाँ मिलती थी, पहले वो अपने रिश्तेदारों को लगाते थे, बाद में बाकी जो बच जाते थे उनको पर्ची पैसे से बिकती थी। कोई अपना खेत गिरवी रख के पैसे लेके नौकरी पाता था। तो ये भ्रष्टाचार की वजह वही थी। हमारे 10 सालों में गारंटी से कहते हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, किसी को भी विधायक को चपरासी लगाने के लिए भी नहीं बोलते। वो कहते हैं भाई जो लायक व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा बच्चा होगा, वो टेस्ट देगा, जो पास होगा उसको हम नौकरी देंगे। और उसी का परिणाम है कि हमारे गाँव के ऐसे गाँव के बच्चे जिनके परिवार से कभी नौकरी नहीं थी, पढ़े लिखे थे, उन सबको नौकरी देने का काम किया। बाकी विस्तार से बताया है। बुढ़ाना गांव में मुझे पता है क्या क्या दिखते हैं। एक स्कूल के बराबर के तालाब का टेंडर हो चुका है, देरी जरूर हुई है। और यहाँ से हमारे तीसरी बार प्रत्याशी चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को भारी मत से जिताकर संसद में भेजेंगे। एक आपका वोट 3 काम करेगा। यहाँ से हमारे सांसद बनेंगे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, केंद्र में मंत्री बनेंगे, उनके वोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, तो उसके बाद मंत्री पद
2 बार वो रहे हैं, तीसरी बार उनका मुझे लगता नहीं कि कहीं भी कोई डाउट है। और इस क्षेत्र के विकास भारत माता की जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज